अरे मास्टरों के हाल चाल है थारा? थारों वेट को नहीं वे मास्टर कांठल की तरह से आ जाओ। अरावली की चोटी से प्रणाम। अरे हरकता मन पुलिस आ रही सी लागेर हैं मेरे हिसाब मास्टर मास्टर आए हाजिर। हाँ ठीक है चल गयो, ठीक है मेरे सामने पड़े मैं देख लूँगा। देखो टाबरो, जय भीम, जय श्री राम, राधे राधे, लोहड़ी की सबको शुभकामनाएं। आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगी। हाँ चलो देखो टाबरो, ये जो सिलेबस में नया जुड़ा है रीट में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो रीट के विद्यार्थी है, सामाजिक में जो कुछ भी जुड़ा है वो सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा रीट से पहले पहले। ये टॉपिक तो ये जो यूनिट जुड़ी हुई है ये तो इतनी इजी यूनिट है कि इसकी मतलब ज्योग्राफी का अगर सबसे इंटरेस्टिंग कोई यूनिट है तो जो वही है जो ये जुड़ी हुई है, जो मैं अब करवा रहा हूं। तभी तो भारत का भूगोल बीच में बंद कर दी, ये करवा दी, उसके बाद भारत का भूगोल शुरू कर देंगे, क्योंकि कईयों की ये टेंशन रहती है क्या जुड़ गया क्या जुड़ गया। अरे इतनी इंटरेस्टिंग यूनिट है कि बड़ा आनंद आएगा। इसको शुरू से पढ़ो, आपकी ज्योग्राफी में इतनी रुचि हो जाएगी कि हो सकता है आप आगे एमए भी ज्योग्राफी से कर लो। और कहीं भी आप पढ़ाने जाओ तो ज्योग्राफी में सबसे पहले अगर आप भूगोल का आप डेमो देने जाते हो तो मैं बोलता हूं सबसे पहले आप इसी टॉपिक को करवाएं। पहले दिन ही आपका इंप्रेस बन जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इतिहास में तो क्या लिया जाता है, अलग अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें आपको यही टॉपिक करवाना है। कौन सा? जो मैं आज बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां से आप बोल सकते हो कि ज्योग्राफी की शुरुआत यहीं से होगी। तो आपके पहला ये जो टॉपिक जुड़ा है इसमें अक्षांश और देशांतर, और आगे के जो टॉपिक है गतियां वगैरह वो हम साथ में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं। श्री गणेश करता हूं। सर फुटरा लागो। थैंक यू मुना। दर्द दुड़ी तो करवाई को नितन फुटरो क्या लागण लाग्यो बेरो को नहीं यार। चलो टॉपिक कौन सा है? अक्षांश और देशांतर। बहुत इजी टॉपिक है यार, बहुत मस्त टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। ठीक है, एक तो नाम तो सुना ही होगा, क्या? ग्लोब। पूरी पृथ्वी तो भैया बहुत बड़ी है। उस पृथ्वी को किसी गेंद के ऊपर मैं ले आऊं, यानी उस पृथ्वी को पूरी गेंद के ऊपर लगा दूं, वही ग्लोब है। अब ग्लोब भी अनेक प्रकार के, कुछ बड़े ग्लोब होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जैसे कई जगह कई कॉलेजों वगैरह के आगे लगा होता है। कई तो ऐसा वैसा पृथ्वी जेब में भी रखे, यानी छोटो ग्लोब है वो लोग जेब में गाले रखा, बोले पृथ्वी तो मेरे गलेडी जेब में गल रही है। तो वो यानी पूरी पृथ्वी को आप कहीं सेट कर देते हो, किसी मानचित्र के ऊपर सेट कर देते हो, वही ग्लोब है। यानी मैं सीधा सीधा बोल दूं कि ये एक मैं बना लेता हूं एक ग्लोब। वाह, थोड़ा सही कौन बने, जियोड जैसी आकृति है वैसे पृथ्वी की, और बनाऊंगा यार एक सॉरी दुबर। वाह, सुनो बनाए, बाकी तो कोई बढ़ाई करेगा नहीं, आप तो करा। चल, ये मैंने ग्लोब बना लिया। ठीक है, अब हमें पढ़ने अक्षांश और देशांतर। बहुत ईजी, आराम से समझो इस चीज को, कुछ नहीं करना, नोट्स ही मत बनाना, जीवन में कभी मत पढ़ना इस टॉपिक को, अक्षांश टॉपिक को। इतने इजी तरीके से बता देता हूं। देखो, ये पूरी की पूरी मैंने ग्लोब बनाया है। अब पहला काम ये होता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर, जब भी ज्योग्राफी में आपको दिशाएं लिखनी आनी ही आनी चाहिए। ग्लोब का भेज दिया होगी। ज्योग्राफी में दिशा का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी दिशा किस साइड में है। यह भी बड़ा इजी तरीका है। अपने बड़े बुजुर्ग जो थे ना, वो उत्तरी साइड में एक तारा, पहले आप बड़ा बुजुर्गों का नया चीज थोड़ी होती बिन के, वो अलग दिशा यंत्र बेचारा कौन बेरो बूढ़ या तो सिर्फ एक तारो देखा करता, ध्रुव तारो। ध्रुव का अर्थ होता है जो स्थिर रहता है, उसे ध्रुव बोलते हैं। वो यहां है, पृथ्वी उसके नीचे, कहीं भी घूमते रहो वो हमेशा ही उत्तरी साइड में ही चमकता है। तो बूढ़िया न पतो लग जाता तो ध्रुव तारो जिन्ना चमक रही बिन ही उत्तर दिशा है। तो भूगोलवेताओं ने भी क्या किया? भूगोलवेताओं ने भी यही काम किया कि उत्तरी साइड में उन्होंने क्या लिख दिया? उत्तरी साइड में उन्होंने उत्तर लिख दिया। यानी आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन सी दिशा आई थी, तो ध्यान रहे सबसे पहले उत्तर दिशा आई थी। कुछ बच्चे जो बोल रहे, एक बच्चा कर रहा है कि सर क्लास नहीं आ रही, तो वो आपके नंबर दिए गए हैं, कई बार आपको नहीं दिखती, अपन बाकी सारी क्लासें आ रही हैं।
हाँ आज एक क्लास नहीं आई थी, शायद सुबह गुरुजी कोई काम हो गए, तो वो एक अलग चीज है, तो वो नंबर दिए उन पे कॉल कर लिया करो, यहां पर हम वो बातें नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ मुना ध्रुव तारो, ठीक है। अरे रीट आरो समझ लियो, आराम मास्टरों, कोई समस्या नहीं आएगी इन टॉपिकों। मैं जितना करा रहा हूं इतना ज्यादा करवा दूंगा कि आपकी गाइड में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जरूरत ही नहीं है कहीं और से पढ़ने की, पूरा डीपली बता दूंगा, जितना आपने नहीं सुना उससे भी डीपली बता दूंगा, ठीक है। एक कोनी में कई साल पढ़ाई दी ज्योग्राफी। चलो सर प्राइवेट मत करना, कौन नहीं करूँ, तू पढ़ ले, तू नौकरी लाग जा, प्राइवेट कौन करूँ, पढ़ तो शुरू, बीच में बाता ना लगाओ मन, क्या कमेंट चालू कर रखे। अब उत्तर के जस्ट अपोजिट में मैंने एक नाम और लिख दिया, दक्षिण। अब बात आई पूर्व और पश्चिम कहीं कहां लिखे दिशाएं, आपको आप किधर बैठे हो, अभी मुझे नहीं पता कि आप घर में टांगड़ा किन्ना कर रखे है, किन्ना मुंह कर रखे है, मन कौन पतो, लेकिन फिर भी जिधर भी मुंह हो, आपका जो रजिस्टर है ना, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिख देना उत्तर, नीचे लिख देना दक्षिण। ये आपका राइट हैंड इधर लास्ट में जहां रुके वहां हमेशा ही कौन सी दिशा होती है, पूर्व, और इसके जस्ट अपोजिट में लिख दो पश्चिम। फिर भी नहीं याद रहे तो पप्पू नहीं याद रख लिया, पैपू, ठीक है, कोई कांग्रेसी बुरो नहीं मानना को भाई। देखो तो सबसे ऊपर उत्तर, दक्षिण, सबसे पहले कौन सी दिशा आई, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, यानी ग्लोब के ऊपर मैंने चारों दिशाएं लिख दी। भाई ये चीजें एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे आपकी लाइफ में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब आपसे एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया था, एसएससी में ऐसे प्रश्न पूछती है कि निम्न में से कौन सी दिशा प्रमुख है, और चारों ऑप्शन अलग अलग दे दिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बताइए उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर की क्यों नहीं आई, कंप्यूटर का लगभग सिलेबस पूरा हो गया बेटा, इसलिए नहीं आई। हाँ कंप्यूटर क्या रहेगा, मतलब रीट आ रहा, कोनी की पुलिस आ रहा भी घुस रहा है, पटवार आ रहा। बताओ जल्दी से उत्तर बताओ, फिर मैं आगे शुरू करूं। बताओ सर ये टॉपिक लेवल फेस्ट में भी है क्या, नहीं लेवल फेस्ट में ये नहीं है, सामाजिक में नए जो चैप्टर जुड़ा था वो है ये, ठीक है। बताइए। हाँ सर रीट के लिए कौन सी बुक अच्छी है, अरे क्यों मास्टर की नहीं बुक पूछो, जो भी आपको आता है बुक बताने वाला कहीं ना कहीं अलग तरीके से, मैं कहूं कि निस्वार्थ अगर बात करें ना, या तो अपने मित्रों के नाम बताएगा, भले मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछोगे मैं किसी के जानकार का बता दूंगा, मेरी बुक आती है डायरेक्ट अनडायरेक्ट मेरी बुक बता दूंगा। बाकी बुकें आपके पास जो भी है यार, मार्केट में 3-4 तो गाइड है, उनमें कौन सी ले यार, सब एक जैसी है, कोई अंतर नहीं होता बुक में ना तो कोई मास्टर में अंतर है ना कोई बुक में अंतर है। हाँ देखो सबसे प्रमुख, कई विद्वान बीटे विद्वान बन गए थे, बोल नहीं जी पूर्व दिशा में सूर्य उगता है इसलिए पूर्व दिशा महत्वपूर्ण है, ना मुना ना, समझ ये चीज ने। नया पेज लेता हूं मैं, फिर देखो एक चीज समझाता हूं आपको। ये राजस्थान है, ठीक है, और यहां पे अलग से मैं भारत भी बना लेता हूं, ठीक है, ऐसा ही बनाए। ये कौन सी दिशा है, उत्तर, ये कौन सी है दक्षिण, ये कौन सी है पूर्व, ये कौन सी है पश्चिम, ऐसे ही तो लिखा है, सबसे उत्तर ऊपर भारत के, ये दक्षिण, ये भारत का पूर्व, ये पश्चिम, और यहां है राजस्थान। राजस्थान भारत के किस दिशा में है, तो आप क्या बोलोगे, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, यानी उत्तर पश्चिम, क्योंकि राजस्थान यहां पर पड़ता है। तो फिर आपने ऐसे क्यों नहीं बोला कि पश्चिम उत्तर में है, चलो जाने दो, ये थार का मरुस्थल है, इसे उत्तर पश्चिम का मरुस्थल बोलते हैं, तो भाई पश्चिम उत्तर का मरुस्थल क्यों नहीं बोलते। ये हाड़ौती का पठार है, इसे दक्षिण पश्चिम का पठार बोलते हैं, इसे पश्चिम पूर्व दक्षिण का पठार यानी दक्षिण पूर्व का पठार बोलते हैं, पूर्व दक्षिण का पठार क्यों नहीं बोलते। ये अरावली है, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो भाई ऐसे क्यों नहीं बोलते, पूर्व उत्तर से पश्चिम दक्षिण की ओर है, क्यों नहीं बोलते, यही तो बात समझनी है। देखो क्यों नहीं बोलते, समझो इस चीज को, दोबारा बताता हूं, देखो कैसे, जैसे ये है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब आपको बताना है कि ये कौन सी दिशा है, तो आप बोलोगे कि ये उत्तर पश्चिम है, भले ये यहां पर आ जाए ये रेखा, कि ये रेखा कौन सी दिशा, तो भी आपको उत्तर पश्चिम बोलना पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा, इसी को समझो। सबसे पहले कौन सी दिशा आई, उत्तर, फिर कौन सी आई, दक्षिण, यानी ये दो मुख्य दिशाएं हैं, वो पूर्व पश्चिम दो गौण दिशाएं हैं। और जब भी कभी जिक्र होगा तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाएगा, थार में थार बाबे में पहली नाम थार बाबे को लीजिएगा, क्यों, क्योंकि बड़े आदमी का नाम पहले, छोटे आदमी का बाद में।
तो उत्तर और दक्षिण में महत्वपूर्ण दिशा उत्तर है। तो सबसे पहले जहां कहीं भी उत्तर, इन दिशाओं में जब भी जिक्र होगा तो पहले इस उत्तर दिशा का नाम लिया जाएगा। जैसे ये बताएंगे तो भी उत्तर पूर्व बताना पड़ेगा, और इनमें जब कोई जिक्र हो तो सबसे पहले दक्षिण का नाम लिया जाए, क्योंकि जो दिशा पहले आई है उसका नाम। 5 बजे यार क्लास ली यार, मैं बात ना लगाऊं मन। हाँ, अरे 4 कौनी दिशा 10 से मुना, आईने आग्ने है, वायव्य है, नेत्रत्य है, एक और कौन सी वह जो भी है, वह 4 4 8 और 10 दिशाएं हैं। वैसे ऊपर नीचे 10 दिशाएं मानी जाती है, लेकिन अपने को 4 ही काम में लेनी है, बाकी को हम उत्तर पूर्व ऐसे बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे मैं शुरू करता हूं, ढंग से समझो इस चीज को। ऐसे दोबारा मत पढ़ना, ये मैं बोल रहा हूं। अक्षांश एक बार पढ़ लो मुझसे ढंग से, दोबारा मत पढ़ना, कभी मत पढ़ना। अब ये चीज मैंने बना दी ग्लोब पे, ठीक है, चारों दिशाएं लिख दी। अब एक काम करता हूं, मैं इस पूरे ग्लोब को मैं बीच में से काट लेता हूं, बीच में से। जैसे सेव है, ये सेव मान लो, इसको अगर मैं बीच में से काटूंगा तो पूरा बीच में से काटना पड़ेगा। अगर ऊपर नीचे हो गया तो छोटा बड़ा हो जाएगा। अगर सेव है, सेव के ऐसे चक्कू मारो बीच में, कहीं मार देना 2 बराबर भाग ही बनेंगे, कहीं मार देना तुम्हारे जहां जचे वहां, लेकिन मध्य में। लेकिन ऐसे अगर सेव को काटोगे तो पूरा बीच में से काटना पड़ेगा, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसे अगर हम काटेंगे तो पूरा बीच में से ही काटना पड़ेगा, यानी ये काट दिया मैंने, यानी ये पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी को बीच में से मैंने काट दिया और पृथ्वी के 2 भाग बन गए, ऊपर का और नीचे का। पहले इसका नाम, इसको मैं 0 लिख देता हूं, ठीक है गुरुजी 0 लिख दो, कोई बात नहीं, मार कोई ऐतराज को 0। ये भी क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी के पर्यायवाची क्या है, भू, भूमि, धरा, वसुधरा, मेदिनी, इला, इला न देनी, अपनी, हालरिया, यानी ये पृथ्वी के पर्यायवाची है। तो भू भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। देखो भू क्या खींची मैंने, बीच में एक रेखा खींची, तो बीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्य। क्या खींची मैंने, रेखा, यानी इस 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। विषुव का अर्थ होता है बराबर, यानी जो किसी चीज को बराबर कर देती है। ये रेखा पृथ्वी के 2 ध्रुवों को, 2 भागों को बराबर कर देती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। समझे क्या बात को, यानी भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा टावरों मास्टरों एक ही चीज है। भूमध्य रेखा यानी जो पृथ्वी को, विषुव का अर्थ भी बराबर होता है, भूमध्य बराबर, यानी ये दोनों एक ही है, 0 डिग्री। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं, कुछ भी रटने वाली चीज यहां तक नहीं है। ठीक है सर, आगे पुराने वालों को आपकी हिस्ट्री लाइव दो। अरे दे देंगा, अरे तू पढ़ लेट है, दे देंगा, सो क्यों दे देंगा, तू ले जा, काट जो काट के ले जा, पढ़ ले तू एक कर, बस और कोई बात को नहीं, टाबर की जान ही लेगा यहाँ कर करके, पढ़ लियो एक कर। ठीक है, चलो देखो, अब इस 0 से ऊपर जो भाग है ना, ये इसको मैं अगर अलग कर दूं तो इसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, यानी ये उत्तरी भाग है, उत्तरी ध्रुव है, और इस 0 से नीचे क्या है, दक्षिण ध्रुव। लेकिन अब हमें इसके ऊपर क्या खींचनी है, अब हमें इसके ऊपर अक्षांश रेखाएं खींचनी है। यानी कई तो विद्वान बालिकाएं और बालक, मास्टर और मास्टरनियां इसी भी है, जकाने अभी तक न्यू भी को नहीं पतो। पृथ्वी पर ये 2 रेखाएं हैं, एक तो ऐसे रेखाएं हैं और एक रेखाएं जो है पृथ्वी के ऊपर वो है ऐसे, यानी ये तो उत्तर दक्षिण, ये पूर्व पश्चिम, यानी पृथ्वी पर एक रेखाएं तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, एक पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो भूतान तो ओ भी कौन पतो कि ए पूर्व पश्चिम है, ये अक्षांश है कि ये अक्षांश है। बहुत सा ऐसा विद्वान भी है, उनमें भी रीट को सपनों देखा है तो जायज बात है, देखना चाहिए, लेकिन बान बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो अगली रीट को फिर वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ो सो मैंने थोड़ी सी बढ़ाओ आपकी, जकान ओई कौन पतो का ए अक्षांश है ए। मैं तो बताऊंगा भी, मेरे तरीको बताऊंगा। देखो अगर किसी को नहीं भी पता कोई बात नहीं यार, नहीं पता होता, जो पहली बार पढ़े मैंने कौन पता, मैं भी कभी पढ़ा, मैंने भी कौन पता, कोई भी कोई मैं था नर्वस कौन करे। देखो ये है ए, ऐसे ही तो लिखा जाता है अक्षांश, ऐसे ही लिखा जाता है। ये जो लाइन बनी है ना, ये अक्षांश है, यानी चाहे तो आप पूर्व से पश्चिम, चाहे पश्चिम से पूर्व, ये अक्षांश।
चलो ये दय जो है ना इसको नीचे बढ़ा दो, ये जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं यानी उत्तर से दक्षिण की ओर। भी और के एक रोज किए नहीं याद रहे तो इन ट्रिक को याद रख लो, कोई न कोई ट्रिक तो बनाना पड़ेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम अक्षांश रेखाएं पढ़ेंगे। अरे मुना मन्ना बता 0 डिग्री पृथ्वी की सौ बड़ी है छोटी है मन सो बेरो है, मैं किलोमीटर तक बता दूं 400 गुणितर किलोमीटर लंबी है कौन सी 0 डिग्री, तो मैं सारो बता दूंगा, एक बार रुक तो सही, सारी बता दूं, कोई तेरे तंज की 1-2 चीज आवे नहीं बे मैंने 5-7 साल पहले आने लगी तो डट जाए कर देख ले। देख कि वह के आपने कोई 2-4 चीज आवे नहीं बे जब तक मास्टर जी ने बतावा नहीं जब तक कुड़कड़ी कौन मिटे। चल अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है अक्षांश रेखाएं, ठीक है। ये कैसे खींचेंगे, सबसे पहले ये तो देखें, खुशखबरी दे रहे, अच्छी खुशखबरी दे रहे थे आप, पढ़ ले गुरुकुल के बारे में बताओ। अरे तू आज ही तेरा एडमिशन मैं पक्को मान लूँ, आराम ऐड कर लियांगा, धीरे धीरे कर लियांगा, अभी क्या जल्दी यार, 18 तो सरकार इजाजत देगी, सरकार इजाजत देगी बाद कर लियांगा, तेरा अभी क्या जल्दी लाग रही है। चलो क्या पढ़ना है, अक्षांश रेखाएं। देखो चांदो देखे चांद डी, वो चांदो नहीं चांद डी, जो ये होता है चंदा, बचपन की चीजें हैं। इस चंदे पे इधर 0 लिखा होता है, इधर 0 लिखा होता है, ऊपर 90 लिखा होता है, इधर से उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90, और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके एकदम बीच में रखो उस चंदे को, इस चांद ने रखो 8 0 0 मिला के रख दो, यहां पर आपने वो चांद रख दिया। इसके इधर भी एक है चांद के, इसके इधर भी एक है, हाँ गुरुजी है, तो यहां जो एक है इधर एक है, इसको मिला दो, ये लो जी 1 डिग्री। ये 1 डिग्री क्या है, इस 0 से ऊपर की ओर जो भी अक्षांश खींचूंगा उसके आगे आपको उत्तरी लगाना पड़ेगा। एक चीज समझो, पहली बात तो एक बहुत सारे ऐसे भी विद्वान बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि ये रेखा वास्तव में कहीं है, जैसे मैं कहूंगा कि राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती, तो बहुत सा तो इससे भी ये जगह कह दे यार देख क्या वहां रेखा किसी के दिखे, मुना इनके आगे काल्पनिक शब्द लगेगा। ये मानी गई है, क्यों मानी गई है, जब अक्षांश देशांतर कंप्लीट होंगे आपकी खुद ही समझ में आ जाएगी कि ये रेखाएं क्यों मानी गई। देखो ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अब मान लो मुझे 50 खींचनी है, तो ये वही चंदा रखा हुआ है, यहां पर 50 यहां पर 50, ठीक है, और हो गया, और लगभग हो जाएगा इसके इधर यहां आएगा 50, ठीक है, इसके इधर लगभग यहां आएगा, तो इस रेखा को मिला दो, ये क्या हो गया 50 डिग्री नॉर्थ कह दो चाहे उत्तरी अक्षांश। 90 खींचना है तो एल जी लास्ट 90, नीचे खींचेंगे उस चंदे को वापस ऐसे रखो, यो रखियो, जल्दी जल्दी खींच दो तो समझ गया हो गया, बीएड करेड आ गया मास्टर आदमी हो। यो एक इधर आएगा, यहां पर इधर यहां, इसको मिला दो, ये 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 70 खींचनी है, 70 यहां यानी यहां इसकी सीध में आ जाएगा, लगभग यहां, इधर यहां आया, ये लो जी 70 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा। ऐसे करके 90 तो ऊपर खींची गई और 90 ही नीचे खींची गई। अब इसको साफ करते हुए मैं दोबारा बनाता हूं इसको, ये ग्लोब बनाया मैंने, देखो समझते जाओ इसको, बहुत काम की बातें आएगी। ये मैंने 0 बनाया, 0 डिग्री, इसका नाम लिख दिया मैंने भू मध्य रेखा, ठीक है, और विश्वत एक ही बात है, विश्वत रेखा, ठीक, इधर हो गया 90, ठीक है, इधर भी हो गया 90, ठीक। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि अक्षांश रेखाएं होती है, समझो इस चीज को, अक्षांश रेखाएं होती है तो 90 ऊपर है, खींची हमने चंदे से चांद के ऊपर, 90 नीचे, यानी 90 + 90 180। कई बार वो एक शब्द लगा देता है कुल अक्षांश रेखाएं होती है। कुल का मतलब ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी, पृथ्वी का सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 0 को भी साथ में जोड़ दो भी, और तो क्या, तो 90 + 90 यानी 180 + 1 करके आप 181 कर दो। लेकिन कई बार वो पूछ लेता है कि कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं,
वृत्त का मतलब समझो, देखो कैसे समझाऊं, चलो ये देखो यो पृथ्वी है, मेरे कन ग्लोब पड़े मैं आज ग्लोब की जरूरत कौन पड़े, जरूरत कौन ले कल बता दूं, ठीक है, कल ग्लोब की बहुत सारी बातें आएगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी। देखो ये पृथ्वी है, आपको जो मैंने रेखा दिखाई है वो यहां से यहां तक दिखाई, लेकिन ये पीछे भी है, यानी ये पूरी गोलाई लिए में रेखा है, क्योंकि ग्लोब को आप ऐसे घुमाते हो ना, तो ये पूरी यानी ये एक वर्त बन गया, यानी इसको बाहर देखें तो ये वर्त है, यानी सबसे बड़ा वर्त कौन सा है पृथ्वी पे, ये भूमध्य रेखा वाला 0 डिग्री पृथ्वी सबसे बड़ा वर्त है, फिर छोटे 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 होते जाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम बात करें कि कितने वर्त हुए, देखो ये ऊपर कितने खींचे 90, नीचे कितने खींचे 90। अब वर्त का मतलब देखो ये वर्त है, छोटा हो ये वर्त है, लेकिन क्या ये वर्त है क्या, नहीं सर ये तो डॉट है। कैसे भाई, चंदा हमने रखा, चांद रखने के बाद में और इधर से चांद के ऊपर 90 पे क्लिक किया, इधर पे 90 के क्लिक किया, तो एक बिंदु बना, वर्त नहीं बना। निवासी पे किया तो निवासी इधर इधर आके ऐसे मिल गया, ये एक वर्त बन गया निवासी वाला, लेकिन 90 वाला वर्त नहीं बनता। तो फिर कुल कितने थे 181, माइनस हमें करने पड़ेंगे ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि ये बिंदु बने हैं वर्त नहीं बने, तो माइनस कर दो 2 बराबर 179। तो कुल वर्त कितने हो जाएंगे 179। श्रीलंका की राजधानी की है जयवर्धने कोटे। अरे तो टॉपिक चल रही अक्षांश, बीच में घुसोड़े राजधानी की है, ये ना करो। मतलब कोई चीज को एक तुक तो होना चाहिए, भी बिना तुक की दूसरी बातें कर लाए जाऊं है। अब वह हर जगह वही श्या बोले, अरे अब कल तो तेरे नाच पात ही को नहीं हो, बोले अच्छा गैलरी साल तेरी छोरी भी तो बाजी, अब छोरी बाजी नाच पात को कोई लिंक को नहीं है। अब अक्षांश देशांतर चल रहा है, बिंग अंदर श्रीलंका की राजधानी को कोई लिंक को नहीं है, लेकिन एक भटकती आत्मा श्रीलंका की राजधानी पूछे, बेटी का बाप अच्छा जाम्या है। अक्षांश रेखाएं 180, कुल अक्षांश रेखाएं 181, कुल अक्षांश व्रत 179। तीनों चीजें आप समझ तो गए होंगे। सीधा सीधा पूछे 180, कुल पूछे तो 0 को जोड़ दो, वृत्त पूछे तो वर्त जो है ना लास्ट 90, जो ऊपर वाला और नीचे वाला 2 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट वाले वर्त नहीं बनते। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ, नए पाठ्यक्रम में जो जोड़ा गया है वही पढ़ा रहा हूं, जो नए पाठ्यक्रम में जुड़ा है आपके वही पढ़ा रहा हूं, बिना मतलब की बात कितनी करवा लियो बुलाई। आप एक स्पेशल एक प्रोग्राम रखांगा, प्रोग्राम वो नाम तो डिसाइड करना पड़ा, वो भी सिर्फ आप बिना मतलब की बात करांगा, यानी उसके यूट्यूब पर भी 1 घंटों काट लिया पा कभी इम थंज की है बकवास बात पूछनी है निमन, बस सारी पूछ लियो, मैं सारा जवाब दे दूंगा। लेकिन अब मैं मास्टर आदमी है, पढ़ लेंगे बेचारा, सियाना टाबर है, मास्टर नाराज हो जाएगा। ठीक है चलो, थारो की कौन बिगड़ेगा, 2 महीना बाद बेचारा एग्जाम है, टाइम खराब कौन करवाऊंगा। चलो अब हमें आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। अगर आपसे अक्षांश की परिभाषा पूछे तो आप क्या परिभाषा बताओगे कि ग्लोब के ऊपर पूर्व से पश्चिम कह दो या पश्चिम से पूर्व कह दो, खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब इसके ऊपर 2-3 रेखाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, मैं उनको एक बार खींच देता हूं, उनके नाम क्या है वही पूछे जाते हैं, वो हम बाद में देखें, पहले मैं खींच देता हूं। यहां पर एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री। क्या नाम है इसको बाद में मैं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तब भूल न जाओ। एक यहां पर है 66.5 डिग्री, ठीक है, और एक दक्षिणी साइड में भी है यहां पर 23.5, ठीक है, और एक दक्षिणी साइड में यहां पर है 66.5 डिग्री। समझे क्या बात को? ठीक है, देखो इन दोनों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके बार बार जगह जगह काम आएंगे। एक का नाम इनमें से कर्क रेखा है, एक का इनमें से नाम मकर रेखा है। कैसे याद रखोगे वो भी मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधा सा पूछ लेता है। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 दक्षिणी अक्षांश, 23.5 पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, 23.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ऐसे पूछ लेता है। अब गोड़ो जे यार कर्क रेखा कौन सी है, देखो कैसे याद रखना है।
वर्णमाला में सबसे पहले देखो, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा तो याद होगी, पृथ्वी के बीच में भूमध्य विश्व का अर्थ बराबर होता है, ठीक है, ऊपर और नीचे। अब आप खुद देखो, वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है कि मैं आता है, क्या आवे गुरुजी, बिल्कुल क्या आवे, तो ऊपरों चालू करना पड़ेगा अपन, तो ऊपर ही ऊपर वर्णमाला में सबसे ऊपर क्या है, तो ऊपर वाली 23.5 डिग्री है कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री ये उत्तर है उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा। भारत के मध्य से कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा। 8 राज्यों से गुजरती है, जिनका सूत्र आपको मैं बता दूंगा, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र है। और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, क्योंकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, और भारत के मध्य से और कौन कौन से देशों से गुजरती है वो मैं लिखवाते समय आपको लिखवा दूंगा, अगर कोई डीपली जाना चाहे तो वो उनको रट लेना, ठीक है। अब एक का 66.5 है और एक इधर भी 66.5 है, इसे उत्तरी ध्रुव व्रत बोल देते हैं, यानी सीधा ही मान लो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री है, इसे दक्षिणी ध्रुव व्रत बोल देते हैं, क्योंकि ये ध्रुव के नजदीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या इतने में किसी की कोई समस्या है क्या? 2 अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर का अंतर होता है। अब बताओ, इतने में कोई समस्या है क्या? मैं आगे चलूं अब आपकी, बताइए। बताइए, इतने में नहीं समझ में आई तो मैं दोबारा रिपीट मार दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ना समझ में आए, बहुत इजी है। अब बताइए, बताइए क्या आगे चलूं, क्या आगे की प्रोसेस बताऊं क्या? क्योंकि अक्षांश वैसे तो कंप्लीट हो गए, लेकिन इससे संबंधित बहुत सारी बातें, आपकी एक टॉपिक और भी तो लगता है, पृथ्वी की गतियां, वो सारी चीजें मैं एक साथ ही करवा दूंगा यहीं पे। बताइए, बताइए आगे चलूं क्या? समझ में आया कि नहीं आया? बालाजी को लाड लो। सर अक्षांश किसे कहते हैं? ए भगवान, थोड़ा मार खाना जून करे। कद आयो में 8 बजे हो, आधी घंटा अक्षांश अक्षांश लाग रही हो, पूछा अक्षांश क्या कहे? अरे तो ए रेखा अक्षांश है, पूर्व पश्चिम खिचड़ी अक्षांश है, उत्तर दक्षिण दशांतर है। पहली पोत बताई, तुम बाद में लेट ज्वाइन करिए तो दोबारा देख ली वीडियो, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूं, इसको मैं एक बार इधर कर देता हूं, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है, आपको दिखना भी जरूरी है, यहां कर देता हूं, ठीक है। ये लो, अब एक प्रोसेस और पढ़ते हैं, क्योंकि आपके कटिबंध भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीजें ही हैं। पूरे पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा गया। अब उस चीज को समझो, कैसे समझना है, देखो बहुत इजी है। यह है भूमध्य रेखा, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी दिन हमारा पृथ्वी पर सूर्य यहां है। देखो पृथ्वी मैंने बड़ी बना रखी है, सूर्य मैं छोटा बना रहा हूं, मैं उल्टा कर रहा हूं, प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, लेकिन सूर्य बड़ा है, पृथ्वी छोटी है। आप समझ जाना, क्योंकि वरना बोर्ड के ऊपर दोनों चीजें साथ में नहीं आ सकती। हां देखो, ये सूर्य यहां पर चमक रहा है। कब चमक रहा है? 2 और 1 कितने होते हैं? 3। तीसरा महीना कौन सा होता है? मार्च। मान लो दैट सपोज, समझ लो कि 21 मार्च को सूर्य इस रेखा के ऊपर चमक रहा है। कौन सी रेखा के ऊपर? भूमध्य रेखा के ऊपर। अब देखो, अगर 21 मार्च को, यानी ये पृथ्वी है, मैं यहां से टॉर्च मार रहा हूं, सूर्य का मतलब टॉर्च मार रहा हूं, यहां से मैं पृथ्वी पे टॉर्च मारूंगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रकाश इधर लास्ट तक जाएगा और इधर भी लास्ट तक जाएगा। यानी 21 मार्च को दोनों ध्रुवों तक प्रकाश पहुंचेगा, पूरी पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचेगा 21 मार्च को। यानी 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकने की वजह से दिन और रात क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी 12-12 घंटे के होंगे। अब मार्च के बाद सूर्य ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। ऊपर सूर्य नहीं बढ़ता, बाद में बताऊं, लेकिन एक बार समझो कि मार्च के बाद सूर्य इस कर्क रेखा पे आने पे 3 महीने लगाए। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून के अंदर कितनी जून? वही 21 जून। 21 जून को सूर्य इस रेखा पर चमकना शुरू हो जाता है। कौन सी रेखा के ऊपर? कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा पर चमकने का, यानी जून में हमारे गर्मी पड़ती है, क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के ऊपर चमकता है सूर्य। जाहिर सी बात है, भारत यहां ही तो है, यहां तो भारत है, तो जाहिर सी बात है हमारे भयंकर गर्मी पड़ेगी। अब देखो, यहां चमकने का मतलब यहां से मैं टॉर्च मारूंगा तो इस उत्तरी ध्रुव को तो पूरा प्रकाश मिलेगा, लेकिन दक्षिणी ध्रुव में प्रकाश सिर्फ यहां तक ही पहुंच पाएगा।
इस क्षेत्र के ऊपर 3 महीने लगे, मार्च अप्रैल मई जून तक 3 महीने अंधेरा ही अंधेरा रहा। अब 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन हुआ, भयंकर गर्मी बड़ा दिन हुआ। तो इसके अपोजिट जैसे यहां ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर 21 मार्च को सबसे छोटा दिन हुआ। हमारे यहां पर 21 मार्च को बड़ा दिन हुआ तो रात छोटी हुई, वहां पर रात बड़ी हुई, क्योंकि हमारे से उल्टा कार्य होगा। क्योंकि 21 मार्च को भारत में गर्मी पड़ रही है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सर्दी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे पास है, यहां नहीं है। क्या इस चीज को समझे? हां सर समझ गया। अब सूर्य वापस नीचे आना शुरू हो जाता है, वही 3 महीने, यानी जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर को सूर्य वापस वहीं आ गया। कितनी सितंबर? 23 सितंबर। जो स्थिति मार्च में थी, मार्च में जैसे दिन होते हैं ना होली के नजदीक, वैसे ही दिन सितंबर में होते हैं। यानी जो स्थिति 21 मार्च को बनी थी वही वापस 21 सितंबर को बन गई। दोनों ध्रुवों को बराबर प्रकाश पहुंच रहा है और वापस दिन और रात क्या हो गए? बराबर। यहां से यहां, यहां से यहां आने में 6 महीने लगे, 6 महीने तक यहां अंधेरा ही अंधेरा रहा। अब सूर्य नीचे जाना शुरू हो जाता है। कब? वही 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर को कितनी दिसंबर? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर चमकता है। यहां चमकने का मतलब इस ध्रुव के ऊपर तो इसका प्रकाश पहुंचेगा और इधर लास्ट कितनी देर पहुंचेगा? इधर 3 महीने तक नहीं पहुंच पाएगा। अब 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव की सबसे बड़ा दिन हो गया, भयंकर गर्मियां। हमारे क्या होगा 22 दिसंबर को? 22 दिसंबर को हमारे यहां रात बड़ी होगी कि दिन बड़ा होगा? बताओ, समझ में आ रही है तो बताओ, नहीं कोई बात को नहीं बताओ। इस चीज को समझो, 6 महीने दिन रात क्यों होते हैं, ये स्टोरी आज तक नहीं आई होगी तुम्हारे। बताओ 22 दिसंबर को भारत में दिन बड़ा होगा कि रात? और ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को दिन बड़ा होगा कि रात? लिख के बताओ, बताओ। सुन लो, ऐसे सुनने नहीं लग रहा, बताओ। अब कई सोच रहे हैं, बिल्कुल थे जाई सोच रहे हो थान, जो भी शादी वादी को प्रोग्राम, जो भी आगे का प्रोग्राम है वो 22 दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ी रात होती है। क्या बताओ? 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ी रात होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव में रात छोटी होती है, वहां दिन बड़े होते हैं। यहां पर 22 दिसंबर को दिन, 22 दिसंबर गया गैल ने, छोटो सो दिन हो, दिन क्योंकि 12 बजे तो उठा और उठता है, दिन खत्म। ठीक है, चलो अब वापस दिसंबर के बाद ऊपर जाना शुरू हो गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ ले, 12 महीने की ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। यहां पर 6 महीने तक अंधेरा, कभी 6 महीने प्रकाश, कभी 6 महीना। अब एक बार एसएससी में प्रश्न पूछा कि पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन हैं जब दिन और रात बराबर होती है? पृथ्वी पर ऐसे कितने दिन है जब दिन और रात बराबर होती है? जल्दी से आप सोचो उत्तर, फिर मैं जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि कमेंट वैसे पढ़ूंगा, टाइम लगेगा। बताइए। फेंक दी रे शायरी, मास्टर आदमी है, सीरियस हो गए, पढ़े करे। हाँ चलो देखो टापरो, कोई बात नहीं पता। पृथ्वी पर 2 ऐसे दिन हैं, कैसे याद रखना है? 21 से शुरू करना है, 2 और 1 3, 21 21 23 22, 21 21 23 22, टोटल 4 ही तो दिन याद रखने। 21 मार्च से शुरू करना, फिर 3 महीने जोड़ते जाओ, 21 21 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 21 23। पृथ्वी पर 2 ऐसे दिन है जब दिन और रात हमेशा बराबर होते, 21 मार्च और 23 सितंबर। देखो एक चीज और बता देता हूं साथ में, हो सकता है एग्जाम में तो आपके नहीं है लेकिन बता देता हूं। 21 मार्च को हमारे यहां क्या होता है? बसंत ऋतु शुरू होती है, पतझड़, यानी पेड़ पौधे अपने पत्ते गिराने शुरू कर देते हैं। यानी 21 मार्च को हमारे यहां बसंत ऋतु शुरू होती है और कब तक चलती है? 21 जून तक। जून में भयंकर गर्मी और कौन सी ऋतु शुरू हो गई? ग्रीष्म ऋतु, जो 3 महीने चलेगी 23 सितंबर तक। 23 सितंबर को वापस जैसी बसंत ऋतु शुरू हुई थी वैसी ही ऋतु, 2 चीजें होती है, एक शरद होती है, एक शीत होती है। शरद का मतलब बसंत जैसी, यानी नॉर्मल सर्दी, शीत को मतलब भयंकर सर्दी। अब क्या चल रही है? अब शीत ऋतु चल रही है, भयंकर सर्दी, जो कब शुरू होती है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में।
तो फिर सर्द से पहले, शीत से पहले सर्द, यानी ये कौन सी ऋतु है? शरद ऋतु, जो 23 सितंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर, और फिर लास्ट में शीत, कब? 22 दिसंबर से 21 मार्च। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, ये मैंने उत्तरी ध्रुव का बताया, 21 जून को उत्तरी ध्रुव में ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है, तो बताओ दक्षिणी ध्रुव में कौन सी ऋतु शुरू होगी? ये उत्तरी ध्रुव की ऋतु है, बताइए मैंने। अरे हमारे गर्मी पड़ेगी, क्या हमारे यहां ग्रीष्म ऋतु है तो क्या वहां ग्रीष्म थोड़ी होगी? नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी थोड़ी होगी, हमारे से अपोजिट शुरू होगी, हमारे ग्रीष्म ऋतु शुरू होगी तो वहां शीत ऋतु होगी। तो इस चीज को भी समझ लेना, हमारे से ये क्या होगा? उल्टा होगा। अब हम पढ़ेंगे कटिबंध, एकदम इजी सा है, 5 ही मिनट का है। अगर इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ सर मिट्टियां बीच में छोड़ी, मिट्टियां बीच में कहां छोड़ी? 8 की 8 मिट्टी करवा दी थी मैंने। पहले जो रीट में नई चीजें जुड़ी है सामाजिक के अंदर वो सारे करवाऊंगा, फिर भारत का भूगोल वापस शुरू कर दूंगा, ठीक है? चलो दोबारा बताते, कोई बात नहीं, बहुत ईजी यार। दोबारा मैं एक बार फिर रिपीट मारता हूं, फिर लास्ट बात आज की बताते हैं और इस टॉपिक को समाप्त करके कल हम पढ़ेंगे गतियां, पृथ्वी की गतियां, जो आपके टॉपिक दिया गया है इसी लाइन के अंदर। जो टॉपिक है चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सारे हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, मैंने सबसे पहले ग्लोब बनाया, ग्लोब में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखा, उसके बाद 0 डिग्री लिखा, उसके बाद 23.5 डिग्री लिखा, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, फिर मैंने 66.5 डिग्री लिखा, फिर मैंने ऊपर 90 डिग्री लिखा, ठीक है? और इधर मैंने 23.5 डिग्री लिखा, ये कौन सी होगी? कर्क के बाद मकर रेखा, फिर मैंने 66.5 डिग्री लिखा, और फिर मैंने 90 लिखा। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इतनी चीजें हमने पढ़ी, फिर हमने 21, 21, 22, 23 वो चीजें पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर कुल कितने कटिबंध हैं, एकदम इजी है। देखो, मैं यहां से सूर्य लेके आया और लास्ट सूर्य यहां तक ले गया था, और फिर नीचे लास्ट सूर्य यहां तक ले गया, यानी 12 महीने के अंदर सूर्य जो है वो इन 2 रेखाओं के ही बीच में रहता है, यही तो रहता है। यानी ऊपर अधिकतम गया तो कर्क रेखा तक गया, नीचे भी आया तो कर्क रेखा, यानी पूरा सूर्य पृथ्वी के यहीं चमकता है 12 के 12 में। जहां पर सूर्य हमेशा रहेगा, जाहिर सी बात है वहां हमेशा गर्मी ही रहेगी। गर्मी को हिंदी में बोल देंगे उष्ण, तो यहां इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। यानी आपसे पूछ ले कि उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है, तो उष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यानी जहां सूर्य सीधा चमकता है। अब यहां पर सूर्य का प्रकाश यानी 23.5 से 6.5, क्योंकि सूर्य लास्ट यहां आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहां भी प्रकाश तो पहुंचेगा, और इधर यहां आ रहा है तो भी यहां प्रकाश पहुंचेगा, यहां पर और यहां, यानी 23.5 से 66.5 सूर्य का प्रकाश किसी ना किसी रूप में यहां पर पहुंचता है। यानी कभी पहुंचता है कभी नहीं, यानी एक तरीके से पहुंचता है। यानी यहां पर ना तो पूरी तरीके से गर्मी रहेगी और ना ही सर्दी रहेगी, यहां तो पूरी गर्मी रहेगी। यानी जहां गर्मी और सर्दी न रहे, यानी सर्दी भी रहे और गर्मी भी रहे, शीत भी रहे, उष्ण भी रहे, दोनों को जोड़ दो, संधि कर दो, शीतोष्ण कर दो, तो इस क्षेत्र को बोलेंगे क्या? शीतोष्ण कटिबंध। और उत्तरी साइड में से उत्तरी शीतोष्ण लगा दो, और ये भी इसके लगा दो दक्षिणी शीतोष्ण। भैया सूर्य यहां तक पहुंचे फिर भी यहां तो हमेशा ही क्या रहनी है? यहां तो हमेशा ही सर्दी रहनी है। यहां तो कौन सी जनजाति रहती है? यहां एस्किमो, दुनिया की सबसे ईमानदार, सबसे सभ्य, लड़ाई दंगों का इनको पता ही नहीं है, बैर भाव इन्हें आता ही नहीं है, प्रकृति से ही लड़ते रहते हैं। एस्किमो कच्चा मांस खाने वाली, हारपून भाला रखते हैं, गाड़ी रखते हैं, कुत्ते की गाड़ी वो रखते हैं, वो चीजें कभी पढ़ी होगी आपने। हाँ, तो वो एस्किमो जनजाति है, वो यहीं रहती है बेचारों की 6 महीने रातें और 6 महीने क्या रहते हैं? दिन रहते। और जब 6 महीने दिन रहते तब अपना सामान इकट्ठा कर लेते, 6 महीने का जुगाड़ कर लेते हैं। एक व्यक्ति होता है, इनके नेता होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि 6 महीने की मछलियां वगैरह इकट्ठी कर दो। मान लो किसी वजह से 6 महीने 5 महीने में खत्म हो गया, तो जिसने जो जिम्मेवारी ली थी वो अपने आप को त्याग देता है, इन बर्फीलों में निकल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी और करे भी तो क्या, और कोई इलाज ही, ये प्रकृति से ही लड़ते रहते हैं। तो यहाँ 6 महीने रात 6 महीने दिन सर्दी ही रहेगी हमेशा, तो इसे बोलते हैं शीत कटिबंध। ये उत्तरी शीत और ये हो गया दक्षिणी शीत।
अब देखो भारत कहां आता है, जैसे हम बात करें राजस्थान, तो राजस्थान के कर्क रेखा यहां से और पूरा राजस्थान ऊपर रह गया, यही तो है कर्क रेखा, ये रही पूरा राजस्थान ऊपर, तो क्या बोलेंगे हम, शीतोष्ण कटिबंध। क्यों, क्योंकि राजस्थान कर्क रेखा से ऊपर है पूरा, तो इस कटिबंध में आ जाएगा उत्तरी शीतोष्ण। और लेकिन भारत के एकदम बीच में, अब क्या बोला, भारत खातर, तो भूगोलवेताओं ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा इधर से कुछ अक्षांश लेके और इसे उपोषण में कर दिया। लेकिन अगर भारत के लिए पूछ ले तो यह माना गया कि भारत में हमेशा गर्मी रहती है, तो भारत के लिए पूछ ले तो हमेशा उष्ण कटिबंध ही करके आना, उपोषण शीतोष्ण मत। राजस्थान के लिए शीतोष्ण सही है, लेकिन भारत के लिए उष्ण कटिबंध। हाँ, अब बताओ क्या समझ में नहीं है यार, कितना इजी टॉपिक जोड़े आपके। पहले वो महाद्वीप महासागर 2-2 महीने कंप्लीट नहीं होते थे, कितने इजी इजी टॉपिक जोड़े। पृथ्वी कुल 5 कटिबंध हो गई है, उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण, शीत और दक्षिणी शीतोष्ण और दक्षिणी शीत कटिबंध। बताओ क्या समस्या है, बताओ भैया क्या समझ में नहीं है, हैं? सर मेरा एक सवाल है, क्या सवाल है, हैं? अब इस टॉपिक को 5 ही मिनट में लिख लो, अक्षांश 5 ही मिनट में लिखना है और उसी को रिपीट मार लेना। यानी अक्षांश टॉपिक आज क्लियर हो गया, कल पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे, रोज प्रेजेंट रहा करो। ये ऐसे टॉपिक है जो आपकी लाइफ में बड़े काम आएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनको समझने के लिए। चलो लिखो जल्दी से, फिर हेडिंग डालो अक्षांश, अक्षांश और देशांतर दोनों डाल लो, चाहे साथ में डालो, तो अक्षांश और देशांतर लिखो। अक्षांश रेखा परिभाषा लिख लो, अक्षांश रेखा को ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व, एक ही बात है कि लिख दो, खींची गई काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। देखो 180 अक्षांश रेखाएं हैं, 180 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। 181 वो समझ जाना, आप नहीं पूछते कभी, सीधा 180 ध्यान रखना आप, ज्यादातर यही पूछा जाए। यूपी वालों के लिए तो भाई यूपी की एग्जाम में अक्षांश नहीं आती क्या, देशांतर को नहीं करवाऊंगा तो अक्षांश तो कंप्लीट होने दे, देशांतर भी कराऊंगा, सह कराऊंगा। सर महाद्वीप को नहीं, अब 18 क्या है नहीं है टॉपिक है, अब मस्त मस्त टॉपिक बचे हैं। चलो लिखो, तो सबसे पहले लिखो 1 नंबर कर्क रेखा, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। मकर रेखा, साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। 4 नंबर लिखो, उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। पांच नंबर लिखो, दक्षिण
66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, लिखो 181 करते आते जिससे वित्ती करते। जल्दी से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपकी इच्छा। सिलेबस के लिए लाइव आओ, मेरा मोटिवेशन करो। आज तो मोटिवेशन करे बेटी, आप पढ़ ले की मोटिवेशन को नहीं गला। आगे मैं कह दूं कि आप पढ़ा नहीं जाता, कि यार ये वो पढ़ नहीं सकते, कि यार तुम्हारा बाप 8-8 घंटे खेत में काम करता है, तुम्हारी माँ चूल्हे पे बैठ के रोटियां बना रही है, कोई मोटिवेशन देखिए, पढ़ ले। हाँ अक्षांश, इसे इंग्लिश में बोला जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, इसे अंशों, मिनटों व सेकंडों में दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। ठीक है, लिखो 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर दूरी होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। लंबाई गुणितर किलोमीटर। ठीक है, लिखो सर पटवारी, पहले पटवारी ज्योग्राफी कराओ। पटवारी में ज्योग्राफी कौन सा टॉपिक लागे पे सगड़ा हो रहे है ना। पटवारी में ज्योग्राफी लागे की तीक है बोला। अरे रुक जाओ रे बेटी का बापो, पढ़ो को नाम को नहीं फालतू में क्वेश्चन। गुरुजी रोज क्लास लिया करो। अरे करमजीत कोशिश तो रोज ही करूं, पर यार जीवते जी के बहुत काम रहे तन पेरो एक कठिन रूल जेड़ा ना, कदी कोई कदी की सारा काम मन नहीं करना पड़े यार। जद कोई हो जाए, बाकी तो कला कोशिश तो मैं करूं, तेरू ज्यादा तो मन नहीं इंतजार रहे तेरो। लिखो 1 नंबर करक रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, 23.5 डिग्री तो ऊपर लिख लियो, दोबारा लिखो तो दोबारा लिख लो। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो लिखो मैक्सिको, क्यूबा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, ये शायद सऊदी अरब, भारत, म्यांमार, चीन, ताइवान से गुजरती। और भी बहुत सा देश है, कोई अंत तो है कोई।
भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसका सूत्र है राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र है। तो याद करो तो कर लो, वरना कोई बात नहीं, आपकी याद है तो। इधर से शुरू कर रहा हूं मैं, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के ब्रैकेट में लिख लेना डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, इसके बाद आ जाएगा एमपी, एमपी के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा झारखंड, फिर आ जाएगा पश्चिमी बंगाल, फिर आ जाएगा त्रिपुरा, 3 ओर से घिरा, और फिर आ जाएगा मिजोरम। 1 2 5 6 7 8। ठीक है, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र, ये इसका सूत्र है। हमारे रात बड़ी होगी, अरे हमारे क्यों, दूसरा महाद्वीप में बोला ये तू। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हमसे उल्टा होगा, हमारे दिन बड़ा होगा तो वहां दिन छोटा होगा, हमारी रात बड़ी होगी तो वहां रात छोटी होगी, यानी हमसे उल्टा। यहां हमारे गर्मी पड़ेगी तो वहां सर्दी पड़ेगी। ठीक है, एक लिख लो मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑस्ट्रेलिया मध्य से गुजरती, गुजरती गुजरती वह मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, ब्राजील नीचे ही तो है, हाँ, अर्जेंटीना गुजरती। नोट लगा के एक लाइन और लिख लेना, एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है ना, हाँ चलो लिख लो फिर यार, लाग रही है उसे। विषुवत रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है, गुजरती। ठीक है, याद आने लग गया, लिखाई दूं फिर, और नोट लगा के लिखा, माही नदी करक रेखा और 2 बार, 2 बार, कांगो नदी विषुवत रेखा और 2 बार, 2 बार, लिम्पोपो नदी मकर रेखा 2 बार काटती, 2 बार काटती। और के पे लिख ही लियो, लाग जाओ।
अरे पटवारी में जितो चैप्टर लागे ए बितो करवा दियो। ये नया जुड़ा है, इसलिए रीट वाले में बहुत सारे बच्चे कोचिंग कर चुके थे, बहुत उनको ये समस्या है, इसलिए उनको कराना जरूरी है। आप वाला मैटर कहीं मिल भी जाता है, आपको भी करवाएंगे। मकर संक्रांति राम 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 है राम राम। शाम को मेरी क्लास हुई थी 5 बजे ऐप के ऊपर, बिल्कुल हुई थी। बीए में भूगोल है, बीएड भूगोल से कर सकता हूं। आप बीएड किसी से करो, इसका कोई लिंक नहीं है। बीएड में आप कोई सब्जेक्ट लो, कोई मतलब नहीं है ना। तो सेकंड ग्रेड में, मतलब सेकंड ग्रेड आपकी बीए के आधार पे होती है। बीए में अगर आपकी हिंदी है तो सेकंड ग्रेड दो। बीएड में क्या है, कोई मतलब नहीं है ना। एमए अगर आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, तो भी बीएड का कोई मतलब नहीं। तेरे पहले बीएड के अंदर मैं बीएड में कंप्यूटर लियो है, कोई फर्क कौन पड़े। बीएड का कोई मतलब नहीं है। बीएड सिर्फ आपको शिक्षण प्रशिक्षण है, एक तरीके का टीचर बनने का। आपकी सारी चीजें बीए, बीएससी और बीकॉम से होगी। बीए में क्या था ये जरूरी है, लिख लियो। लिख लिया। अब एक छोटा सा चित्र बना लो, ठीक है। एक चित्र बना लो जिससे आप सारी चीजें आपके समझ में आ जाएगी। ऐसे चित्र बनाओ जिसे भी बने थारू बांको चुंको कोई फर्क कौन पड़े। 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, करक 66.5 डिग्री, 90, ठीक। यहां भी 23.5 डिग्री मकर, 66.5 डिग्री और 90, ठीक है। 23.5 यहां और 23.5 यहां, इसके बीच में ऐसे करके लिख देना उष्ण कटिबंध, ठीक है। यहां लिख देना उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। यहां लिख देना दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और यहां लिख देना उत्तरी शीत कटिबंध, यहां लिख देना दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। और यहां और लिख दो इस रेखा के सामने यहां पर 21 मार्च, ठीक है। फिर इस रेखा के सामने यहां पर 21 जून, इस रेखा के सामने वापस 23 सितंबर और इस रेखा के सामने वापस यहां 22 दिसंबर। ये लो जी, ये चित्र बना लो, अच्छा सा सुंदर सा होना चाहिए। सुमठनी बेलना रसो। तो टाबरो चिंता करने की जरूरत को नहीं, रीट आरो घबराने की कोई जरूरत को नहीं। हाँ, मैं मोटिवेशन कौन दूँ, मैं जो टॉपिक नया लगे मैं करवा दूंगा। हाँ, यही चीज़ें ज़रूरी होती है वो मैं करवा देता हूँ। आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं नोट्स। अब मैं क्यों नहीं दे रहा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक का आपको सजेशन क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि ये टॉपिक 6ठी क्लास में लगता है अक्षांश, और जो मैंने बताई है उसकी आधी से आधी बातें ही नहीं है। मैंने सोचा उसको लाकर देखता हूँ मैं क्या है 6ठी क्लास वाली, आज ही लाके देखी तो आधी से आधी बातें। इसलिए या तो आप कोई बुक स्पेशल या फिर कोई गाइड में ज़्यादा मैटर होता है, उसमें मैटर नए के बराबर दिया हो, एक पेज आधा पेज, और पूरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो कोई ठीक है, कल मिलते हैं फिर इसके आगे वाले टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, गुड नाइट, थैंक